नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। रिजर्वेशन भारत में 1989 के बाद से रिजर्वेशन एक बड़ा मुद्दा देश में बना हुआ है। 1989 में इसलिए कह रहा हूं कि 1989 से पहले रिजर्वेशन मुद्दा तो रहा, लेकिन पॉलिटिकल मुद्दा नहीं था, वो एक संवैधानिक मुद्दा था। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि चंपकम दुराईराजन का केस आया, बालाजी का केस आया, देवदासन का केस आया। ये केसेस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इंडिविजुअली आए थे। उस तब तक राजनीति इसमें एंट्री नहीं मारी थी। हालांकि रिजर्वेशन पर राजनीति जिस समय शुरू हुई उस समय डॉक्टर अंबेडकर वर्सेस नेहरूवादी सरकार इसके बीच में, या डॉक्टर अंबेडकर वर्सेस अदर्स चला। मैं बात कर रहा हूं आर्टिकल 15 और 16, जो आज के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15-16 है, वो उस समय के आर्टिकल 9 और 10 हुआ करता था, जिस समय ये कहा गया कि रिजर्वेशन लागू कर दिया जाए, यानी कि रिजर्वेशन जॉब्स में किया जाए या संस्थानों में रिजर्वेशन किया जाए। उस रिजर्वेशन में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि कोई जाति का स्पेशली नाम नहीं लिखा जाएगा, जबकि एक बॉक्स बनाया जाएगा जिसको आप अनुसूची कहेंगे, यानी कि जिसको आप कास्ट शेड्यूल कहेंगे। उस शेड्यूल में जो कास्टें डाली जाएंगी उसको शेड्यूल कास्ट कहा जाएगा। यानी कि एक शेड्यूल में आज कोई जाति है तो आवश्यक नहीं कि कल उस शेड्यूल में कोई जाति वो जाति रहे। ये फॉर्मूला तय करने के लिए आर्टिकल 338, 339 और उधर वो बनाए गए। आजकल आर्टिकल 338 ए, बी, ए, डबल ए ऐसे चल रहे हैं, वो बनाए गए और उन आर्टिकल्स में ये कहा गया कि कमीशन बैठेगा, ओबीसी नहीं एससी और एसटी कमीशन बैठेगा, जो ये तय करेगा कि कौन सी जातियां पिछड़ी हुई हैं फॉर्मूले के अनुसार, वो उसमें डाली जाएं और जिनका उत्थान होता जाए उनको बाहर करते जाएं, या नई जातियां जो और डिग्रेडेशन में है उनको ऊपर लाया जाए। यानी कि डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 15 और 16 का रिजर्वेशन नहीं होने दिया। और जितनी बात मैं बता रहा हूं ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात है। पॉलिटिकल रिजर्वेशन उस समय कॉन्स्टिट्यूशन में आया। चंपकम दुराईराजन का जजमेंट 1951 में आया, जब तमिलनाडु ने अपने यहां 69% रिजर्वेशन घोषित कर दिया, तो वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने कहा चूंकि संविधान आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं देता, इसलिए ये रिजर्वेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उस चंपकम दुराईराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के जजमेंट के अगेंस्ट में उस समय की नेहरू सरकार ने पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आई, जिसमें आर्टिकल 15(4) और 16(4) जोड़ा गया। वो राजनीति जिस राजनीति से डॉक्टर अंबेडकर दूर रखना चाहते थे, और उनका विचार यह था कि जातियों की पहचान मिटाना ही देश का पहला उद्देश्य होना चाहिए, तभी हम देश का उत्थान कर पाएंगे। अगर भारत में छुआछूत खत्म करना है तो आपको जातियों की आइडेंटिटी खत्म करनी पड़ेगी, और अगर जातियों को रिजर्वेशन देते हैं तो जातियों की आइडेंटिटी कभी खत्म नहीं हो पाएगी। ये डॉक्टर अंबेडकर का अपना स्टेटमेंट था। बात भी सही है कि जब तक जातियां चिन्हित रहेंगी, चाहे किसी की हो, सवर्ण भी जो अपने आप को कहता है, वो अगर अपनी जातियों को चिन्हित रखेगा तो फिर कभी भी वो दूसरी जातियों को हमेशा छोटी जातियां कहेगा। और इसीलिए राजस्थान हाईकोर्ट ने पिछले साल ऑर्डर किया था। उस ऑर्डर में राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा था कि सरकारी व्यवस्था में, कोर्ट की किसी भी व्यवस्था में किसी की जाति नहीं लिखी जाएगी। यानी कि कोर्ट जाति देखकर निर्णय नहीं देगा। सिर्फ वो मामले जो एससी एसटी कोर्ट के हैं, वो मामलों को छोड़कर बाकी किसी में जाति नहीं लिखी जाएगी। ऑनरेबल राजस्थान हाईकोर्ट ने एक सर्कुलर जारी कर दिया था। खैर, मामला बड़ा विचित्र गंभीर है। 1989 में जब ओबीसी रिजर्वेशन आया तो सेकंड लेयर की पॉलिटिक्स हुई, और सेकंड लेयर की पॉलिटिक्स में ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया, जिसमें अपने पूरे देश में, अगर जिन लोगों को भी 1989 याद होगा, 1990 याद होगा, उस समय उसको याद आएगा कि पूरे देश में कुछ आंदोलन हुए थे, पूरे देश में लोग रोड पर उतरे थे, और दो ग्रुप्स, हिंदुओं के दो ग्रुप्स, यानी कि अब एससी एसटी और ओबीसी और तीसरा ग्रुप जनरल, ये तीन ग्रुप आमने सामने आ गए थे। खासतौर से रिजर्वेशन वर्सेस नॉन रिजर्वेशन, यह एक तरह का छोटा गृहयुद्ध टाइप था। सरकार के खिलाफ लोगों को गुस्सा था, मामला चलता रहा। खैर, मंडल कमीशन का जजमेंट आया। मंडल कमीशन मतलब जिस कमीशन ने रिकमेंडेशन की थी इंदिरा गांधी को, इंदिरा गांधी ने वो रिजर्वेशन लागू नहीं किया था। वो बाद में बीपी सिंह की जब सरकार बनी तो उन्होंने लागू किया।
इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट का मुकदमा आया। इसमें 11 जजों की बेंच बैठी और उसने ये निर्णय लिया, मतलब उसमें एक बड़ी बेंच बैठी, 9 जजों की या 11 जजों की, मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन उसने ये निर्णय लिया कि 50% से ऊपर की कैप नहीं लगाई जा सकती, जो 1967 में या 19 उससे पहले जो निर्णय 1962 में बालाजी, MR बालाजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने ये रिस्ट्रिक्शन लगाया था बालाजी के जजमेंट में कि 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं हो सकता, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल 9 जजों की बेंच ने एक्सेप्ट कर लिया और 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं हो सकता, ऐसा कह दिया और कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को भी स्वीकार किया। मामला फिर से चर्चा में तब आया जब 10% जनरल रिजर्वेशन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दे दिया। इसी दौरान मराठा रिजर्वेशन महाराष्ट्र सरकार ने दे दिया और वो ये सारे रिजर्वेशन 50% की जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कैप है उसको क्रॉस कर रहे थे। 50% की कैप क्रॉस करने पर चैलेंज होना स्वाभाविक था। जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज हुआ तो सुप्रीम कोर्ट इस समय सुनवाई ये कर रही है क्या रिजर्वेशन 50% से ऊपर क्रॉस कर सकता है। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच ने एक टिप्पणी की। उस टिप्पणी में उन्होंने कहा क्या कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन खत्म नहीं किया जा सकता, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है उसके अनुसार आर्टिकल 14, आर्टिकल 15(1), आर्टिकल 16(1) के अनुसार कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए और रिजर्वेशन के दूसरे ग्राउंड्स होने चाहिए, लेकिन हम उसको नहीं कर सकते, ये डोमेन पार्लियामेंट के पास है, पार्लियामेंट इस पर कार्य कर सकती है। और अपने जो उनका जजमेंट था उसको रिजर्व कर लिया, जिसको वो बाद में प्रोनाउंस करेंगे। ये मामला वहां चला। अब ऐसा करते समय दुष्यंत चौटाला, जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी हैं, दुष्यंत चौटाला का एक ब्रिज का उद्घाटन करते समय एक स्टेटमेंट आया कि उन्होंने कहा हरियाणा में 75% रिजर्वेशन लागू किया जाएगा। 75% रिजर्वेशन की चर्चा करूं उससे पहले मेरे मन में एक फॉर्मूला उभरा और मुझे लगता है कि वो फॉर्मूला अगर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सुप्रीम कोर्ट कोई भी अडॉप्ट कर लेता है तो हम एक राइट पाथ पर आ सकते हैं। मैं बार बार कहता आया हूं, रिजर्वेशन इज अ नीड ऑफ आवर कंट्री। रिजर्वेशन भारत की आवश्यकता है क्योंकि जो पिछड़ा दबा कुचला है उसका उत्थान करना भारतीय सरकार की नहीं पूरे देश की जिम्मेवारी बनती है। अगर हम सब एक से नहीं हो पाएंगे, अगर हम जाति व्यवस्थाएं खत्म नहीं करेंगे, अगर हम भारत में भेदभाव खत्म नहीं करेंगे, अगर हम भारत में सब एक सी सोच रखते हुए आगे नहीं बढ़ेंगे तो भारत का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। हम आपस में वैमनस्यता के चक्कर में बने रहेंगे और देश को डिस्टर्ब करते रहेंगे, इसलिए देश की पूरी एनर्जी नहीं लग पाएगी ताकि वो ग्रोथ में लग सके। यही कारण है कि मेरे मन में एक बात आई, रिजर्वेशन के साथ क्या हो सकता है। कारण यह है कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी है जब हमने 1951-52 में लागू की, तब से 3 या 4 पीढ़ियां आ चुकी हैं और वो 3 और 4 पीढ़ियां जो आ चुकी हैं वो 3-4 पीढ़ियां रिजर्वेशन का लाभ ले चुकी हैं। अब जो पीढ़ी रिजर्वेशन का लाभ ले चुकी है उसने अपने बच्चों की परवरिश बड़ी अच्छी माहौल में किया, अच्छे स्कूलों में पढ़ाया, वो खुद भी अच्छे जगहों ओहदों पर रहा, अच्छे लोगों के बीच में बैठा, डेवलप्ड लोगों के बीच में बैठा, यानी कि बच्चों की ग्रोथ हो चुकी है। अब ये जो बच्चा रिजर्वेशन का लाभ ले चुका है, इसके अतिरिक्त उसी जाति के जो दूसरे बच्चे हैं वो इस बच्चे से लड़ेंगे, यानी कि ये बच्चा जो अपने पिता की ग्रोथ के साथ अच्छी परवरिश ले चुका है और वो दूसरा बच्चा जो अभी भी मलिन बस्ती में रहता है, उन दोनों की टक्कर होने पर ये बच्चा जो एक बार लाभ जिसका पिता ले चुका है वो ही अग्रेसर अग्रणी रहेगा और जो लाभ नहीं मिला है वो सदैव उसकी कंपैरिजन में बाहर रहेगा। यानी कि जो लाभ ले चुका है वो सदैव लाभ लेता रहेगा और जो राइट पर्सन है जिसको लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं ले पाएगा। उसके लिए पिछड़ा, अति पिछड़ा, ये सब फॉर्मूले कभी कभी स्टेट गवर्नमेंटें बनाती रहती हैं। लेकिन मेरे मन में एक बात आई, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या इकोनॉमी बेस रिजर्वेशन नहीं हो सकता? यस, बिल्कुल हो सकता है, जाति व्यवस्था के साथ हो सकता है। जाति व्यवस्था कैसा? अगर यह कहा जा रहा है कि जाति व्यवस्था के आधार पर रिजर्वेशन रहेगा, यानी कि जो 19%, 2%, 27%, कुल मिलाकर 49 या 50% का रिजर्वेशन है जिन जातियों का, उन जातियों की व्यवस्था बनाए रखिए। ओबीसी बनाए रखिए, एससी बनाए रखिए, एसटी बनाए रखिए। इनमें से इन्हीं के अंदर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन एक्स्ट्रा रिजर्वेशन कर दीजिए।
आप ये कर सकते हैं कि 80% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, या मैं अच्छा तो ये कहूंगा कि इन्हीं 27% की कैप के अंदर रिजर्वेशन केवल इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को मिलेगा। इस 27% की कैप में यही लोग रहेंगे, लेकिन उसमें से इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को ही लाभ मिलेगा, और वो भी डिग्रेडेड मॉडल में। डिग्रेडेड मॉडल में मतलब कि जिसकी आमदनी 1,000 रुपए है, सबसे पहला अधिकार उसका, जिसकी आमदनी 2,000 रुपए महीने की, उसका अधिकार उसके बाद, और ऐसे एक ऑर्डर या फिर उसकी कैप बनाई जा सकती है कि जिनकी आमदनी 2,000, 3,000 या साल की 10,000 से नीचे है, उनको रिजर्वेशन का लाभ दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त सीट बचेगी तो बाकी लोगों को रिजर्वेशन दूसरे स्टेज पर, जिनकी साल भर की इकोनॉमिक आय 20,000, 30,000 रुपए है, उनको, फिर उसके बाद 50 से ऊपर वाले, इसमें जैसे भी जो फॉर्मूला अच्छे से बनाए कमीशन अपॉइंट करके, वो फॉर्मूला बनाया जा सकता है। यानी कि जाति व्यवस्था में न्याय उन लोगों के साथ जिनको कभी रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिला, और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जिसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि वो पढ़ाई अच्छे से कर सके। रिजर्वेशन का लाभ विद इन कास्ट फॉर द इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ही मिलना चाहिए, यानी कि वीकर सेक्शन इन अ कास्ट, अगर आप कास्ट को साथ रखना चाहते हैं। धीरे से जब ये वीकर सेक्शन खत्म हो जाता है तो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन धीरे धीरे करके रिड्यूस किया जा सकता है, और केवल इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन हो सकता है। ऐसे ही जब केंद्र सरकार ये कहती है कि 10% से वो जो जनरल रिजर्वेशन है, 10% जनरल रिजर्वेशन हम दे रहे हैं, तो फिर जनरल वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन जैसे दिया गया है, वैसे ही जातियों के अंदर भी जाति वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन दिया जा सकता है। यानी कि जो 50% के ऊपर का है, 50% कैप के बाद जो 50% बचा, मोदी सरकार ये कहती है कि इसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जनरल कैटेगरी का रिजर्वेशन होना चाहिए। बात बिल्कुल जायज भी है, जिसको आवश्यकता है उसका रिजर्वेशन होना चाहिए। वो कास्ट बेस्ड चूंकि रिजर्वेशन नहीं है, और जो कैप लगाई थी मंडल कमीशन केस में या इंदिरा साहनी केस में, उसमें कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन पर कैप लगाई थी, और चूंकि ये रिजर्वेशन जनरल रिजर्वेशन है, जनरल वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन है, इसलिए कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन इसमें लागू नहीं होता, और वो फॉर्मूला लागू नहीं होता मेरी नजर में। लेकिन इसका दूसरा पहलू कि विद इन कास्ट भी, विद इन कास्ट भी वीकर सेक्शन को ही मिलना चाहिए। 50% के अंदर जनरल को मत डालिए, लेकिन वीकर सेक्शन जो राइट पर्सन है उसको ही रिजर्वेशन का लाभ दीजिए। अब हम आते हैं पुनः दुष्यंत चौटाला जी की बात पर। दुष्यंत चौटाला जी का कहना था कि हरियाणा में एक हमने कानून बनाया है, उस कानून में 75% रिजर्वेशन की बात कही है। 75% रिजर्वेशन की बात से तात्पर्य उनका यह है कि हरियाणा का जो मूल निवासी है, यानी कि डोमिसाइल ऑफ हरियाणा को प्राइवेट सेक्टर में 75% रिजर्वेशन दिया जाए। यह कानून उन्होंने बनाया। वो कहते हैं कि हमने हरियाणा की इंडस्ट्री से बात करी, हरियाणा छोटा सा राज्य है, इंडस्ट्री से बात हो सकती है, आसानी से वो चर्चा भी कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और उन्होंने कहा 75% रिजर्वेशन हरियाणा के आम आदमी को मिलना चाहिए। कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन नहीं की बात करते हैं, लेकिन वो स्टेट रीजनल रिजर्वेशन की बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर में। हां, अच्छी बात उसकी ये भी है कि जो स्किल्ड लेबर है उस पर रिजर्वेशन पॉलिसी लागू नहीं होगी। 75% की पॉलिसी अनस्किल्ड लेबर पर लागू होगी। अनस्किल्ड लेबर से मतलब है जो पढ़ा लिखा किसी टेक्निकल जॉब में नहीं है, स्किल्ड जॉब में नहीं है। जैसे ड्राइवर की बात हम करते हैं, टेक्नीशियंस की बात करते हैं, फार्मासिस्ट की बात करते हैं, लैब टेक्नीशियन की, ऐसे बहुत सारे, ये सब स्किल्ड लेबर है। स्किल्ड लेबर पर रिजर्वेशन लागू नहीं होगा। जनरल लेबर पर 75% रिजर्वेशन लागू है, यानी कि मजदूर को 75% मजदूर हरियाणा का होना चाहिए, और बाकी 25% अदर्स भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें स्किल्ड लेबर का शामिल नहीं है। अच्छी पहल है मुझे लगता है, लेकिन इस पर और अभी विचार करने की आवश्यकता है। हम देश को जब एक सूत्र में लाना चाहते हैं, हम जब वन नेशन, वन राशन कार्ड, वन आइडेंटिटी की बात करते हैं, वन रिलीजियस आइडेंटिटी की बात करते हैं, हम ये मानकर चलते हैं सभी हिंदू हैं, कोई भी यहां पर इस्लामिक, क्रिश्चियन, यहूदी, सिख नहीं है।
सब हिंदू हैं। हिंदू की जो नई परिभाषा है, हिंदू की जो ओरिजिनल परिभाषा है, उसके अनुसार इस ज्योग्राफिकल एरिया में कल्चरल आइडेंटिटी जिसकी है एक सी, जो एक से नियमों को मानता है, वो हिंदू है। वो घर में पूजा पाठ क्या करता है, ये उसकी पर्सनल इबादत का तरीका है। जब हम पूरे हिंदुस्तान को सिंगल आइडेंटिटी हिंदुस्तानी की देना चाहते हैं तो रीजनलिज्म को थोड़ा सा आपको बैकफुट पर रखना पड़ेगा। अदरवाइज रिजर्वेशन भारत में डिवाइड करने की पॉलिसी है, ये रिजर्वेशन भी भारत में रीजनल डिवीजन का कारण बन सकता है। इसलिए इसमें और विचार करने की आवश्यकता रहती है। इस पर विचार करना चाहिए, इस पर पॉलिटिक्स करने का नहीं करना चाहिए, इस पर पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर रहना चाहिए। लेकिन मैं बार बार स्ट्रेस देकर यह कह रहा हूं कि जो 50% की कैप है उसके अंदर भी वीकर सेक्शन ऑफ दैट कम्युनिटी ओनली को ही रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा, यानी कि जनरल उसमें नहीं घुसेगा। लेकिन राइट पर्सन जो वीकर सेक्शन है उसको लाभ मिलना ही चाहिए, तभी हम ये रिजर्वेशन का जो द्वंद्व है, इस द्वंद्व से हम बाहर निकल पाएंगे और राइट पर्सन का उत्थान कर पाएंगे। और पूरा देश जब उत्थान करेगा तो ही देश डेवलप करेगा और देश अपनी पहचान को बरकरार रखेगा और अपनी नई पहचान आधुनिक भारत में बनाएगा। मेरा रिक्वेस्ट है कि इस विषय को आप ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट करेंगे तो हो सकता है किसी दिमाग में वो बात जो मैंने कही वो पड़ जाए और राइट पर्सन को रिजर्वेशन का लाभ मिलने लगे। भविष्य में इस माध्यम से जब हम आगे बढ़े तो वो कास्टें धीरे से बाहर होने लगे और देश में एक जनरल रिजर्वेशन चलने लगे जिसमें वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन ही रहे। और अगर किन्हीं कास्टों को उत्थान की आवश्यकता पड़े तो उसके हिसाब से समय समय पर अमेंडमेंट करके भारत में कास्टिज्म को पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सके। आप सभी से निवेदन है कि आप भी इस पर अपने विचार जरूर रखें। आपको ये मेरा आइडिया कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच।